चलिए दोस्तों, हिंदी में हमने मुहावरा कर लिया है और लोकोक्ति कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ युग्म शब्द, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है, लगभग सेम सेम जैसे रहता है, ये अंश है, यहाँ अंश है। तो मैं इसको ट्राई करूँगा कुछ अपने जो मैंने बनाए थे ट्रिक, उससे आपको याद कराने का। और ये वासुदेव नंदन की बुक है, इसका PDF मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। ये PDF हमारे ग्रुप के ही 2-3 सदस्यों ने, मैंने डाला था ग्रुप में तो उन्होंने भेजा है, क्योंकि PDF मेरे पास था नहीं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और याद करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है समुच्चारित, ये भी थोड़ा देख लो। युग्म शब्द भी इसी को बोलते हैं, समुच्चारित भी इसी को बोलते हैं। 2 नंबर में कभी आ भी सकता है क्या होता है, तो इसका परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी के ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेरफेर के सिवा प्रायः समान होता है। सीधा सीधा बोला जाए तो जिनका उच्चारण समान हो, उच्चारण क्या हो, लगभग समान हो, एग्जैक्ट नहीं, लगभग समान हो, बट मात्रा या लिखने में भिन्नता हो, तो वो क्या होगा, समुच्चारित। नाम से भी प्रिय है समुच्चारित, जिनका उच्चारण लगभग समान हो, ठीक है, और वो भिन्न हो। भिन्न भिन्न ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान हो समुच्चारित कहलाते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको ये याद कराना जरूर आता है, बार बार आता है, और ये बहुत अच्छा बुक है, वासुनंदन की बुक, जरूर आप लोग देखिए एक बार। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको पढ़ाना। पहला वर्ड है अंश, और अंश बहुत बार आया है, इस बार भी आने का चांस है। देखो यहाँ पर है अंश, यहाँ पर सरोता लसा है, और यहाँ पर कौन सा है, दूसरा में है सलजा मोलसा। तो ये अंश मतलब होता है कंधा, क्या होता है, कंधा। और ये अंश मतलब होता है भाग, हिस्सा। हिस्सा क्या होता है, हिस्सा। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये वाला अंश पढ़ते ही होंगे। ये अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब भाग या हिस्सा, ठीक है, किस चीज़ का। अभी इस अंश को आपको याद रखना, कंस, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंस याद करते हैं। मैं ऐसे ही पढ़ा था। ये वाला जैसा आएगा तो मेरे को लगना है कंस, तो क से कंधा याद आ जाता है। मेरे को जनरली डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस इस बात का करना है कि कौन सा कंधा वाला है और कौन सा हिस्सा वाला है। बाकी से मेरे को दिक्कत नहीं होगा, मुझे याद रहेगा कि अंश मतलब एक कंधा होता है और एक हिस्सा होता है। तो मुझे डिफरेंस ये करना है कि कौन सा हिस्सा वाला कौन सा कंधा वाला है। तो अंश हिस्सा वाला तो बन जाता है, और कंधा वाला याद रखेंगे क्या भाई, कंधा वाले से कि इसमें अपने को कंस से याद कर लो, कंस, ठीक है। तो क से कंधा, स से ये वाला सरोता वाला समय कंधा करने का, ठीक। तो ये पहला हो गया अंश, और ये वाला दूसरा अंश, ठीक है। एक अंश मतलब होता है कंधा, और एक अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा। इसको देखते हुए पढ़ोगे वीडियो तभी समझ आएगा, क्योंकि अंश ही बोलूँगा मैं, क्या बोल सकता हूँ, उच्चारण तो सेम है, सुनने से याद नहीं होगा, इसलिए देखना पड़ेगा। दूसरा अंत, अंत मतलब समाप्ति होता है, ये तो ठीक है। और इधर है अंत्य, अंत्य मतलब होता है नीच या अंतिम। अंत्य जनरली हम लोग वर्ण व्यवस्था में जो बोलते भी हैं, अंत्य वर्ण ऐसा करके, है ना भाई। अंत्य मतलब नीच, अंत्य मतलब नीच, अंत मतलब समाप्ति, अंत मतलब समाप्ति, अंत्य मतलब नीच। अंगना, अंगना मतलब है आंगन, अंगना मतलब आंगन, जो हम लोग के गांव में होता है अंगना, इसी को अंगना बोलते हैं। और ये क्या है, आंगन है, आंगना, ठीक है। और इधर जो वर्ड है वो है अंगना, ये अंगना मतलब होता है स्त्री, ये अंगना मतलब स्त्री। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, ये अंगना, अंगना को, तो जनरली देखो जहाँ पर चंद्र बिंदु वाला है उसमें आपको चंद्र बिंदु वाला अंगना लगा, आंगन लगाना है। और जहाँ पर नॉर्मल है, बिना चंद्र बिंदु का है अंगना, ठीक है, उसमें क्या करना है अपने को, अंगना से मैं याद किया था अम्मा, ठीक है, सीधी बात, मैं आपको कहे झूठ बोलूँ, अंगना से मैं याद किया था अम्मा, तो अम्मा स्त्री, ठीक, ऐसे याद हो जाता है, अंगना से अम्मा, अम्मा स्त्री होगी। और ये जो आपको चंद्र बिंदु वाला है तो इसमें अपने को आंगन वाला लगाना है, चंद्र बिंदु आंगन में रहता है जनरली, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि कौन से अंगना में आपको आंगन लिखना है और कौन से अंगना में स्त्री लिखना है, ठीक। अंगना से स्त्री याद रहेगी, एक अंगना से आंगन याद रहेगा, तो जो चंद्र बिंदु है उसमें क्या करना है अपने को, आंगन लिखना है, ठीक है, हो गया। तीसरा है अम्बुज, अम्बुज मतलब तो कमल होता है, ये तो आप समझ जानते हो, और अम्बुधि मतलब सागर, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अम्बुज मतलब कमल, ज से कमल, और ये अम्बुधि मतलब सागर, ठीक है। अन्न, अन्न मतलब हो जाएगा, अन्न मतलब क्या, भोजन, अन्न क्या, अनाज, अन्न ने अनाज, अन्न मतलब अनाज हो जाएगा। और अन्य मतलब कोई दूसरा, अन्य दूसरा, ठीक है, दूसरा वाला अन्य, ये अन्न मतलब अनाज। असन, असन मतलब होता है भोजन, असन मतलब क्या होता है जी, भोजन। हम लोग सुनते नहीं अनशन में बैठ गया है करके, अनशन में बैठ गया है करके नहीं सुनते, तो वही तो है, असन मतलब भोजन होता है, अनशन मतलब भोजन नहीं करेगा, सीधी बात है ना कि। तो असन मतलब भोजन याद रहेगा, अनशन मतलब तो जानते हो, अनशन मतलब होता है भोजन ना करना, तो असन मतलब भोजन, ठीक। और आसन मतलब बैठना, आ और शवन, आसन मतलब बैठने की जो जगह होती है उसे कहते हैं आसन, ये तो जानते हो आसन, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आते हैं अपने अणु और अणु में। तो देखो अणु मतलब होता है कण, परमाणु आज जानते हो आप लोग, अणु मतलब कण, और अणु मतलब पीछे, अणु मतलब पीछे। एक देखो अनुगामी नहीं बोलते हैं, अनुगामी पीछे चलने वालों को बोलते हैं अनुगामी, है ना, तो वही है अनुगामी, अनु, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा अनिल और अनल। तो देखो अनिल मतलब होता है हवा, अनिल मतलब क्या होता है,
हवा होता है। तो जनरली हम लोग मैं ऐसे याद किया था कि मेरे एक दोस्त है अनिल नाम का, ठीक है, वो बिल्कुल हवा में उड़ते रहता है, हवा हवा की बातें करता रहता है। तो ऐसे याद करते हो अनिल नाम के किसी दोस्त को हवा में उड़ा दो, हवा में बात करा दो, है ना। और ये अनल, अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब क्या होता है आग। तो ऐसे कर लो, अनल में क्या है नल है, और नल से क्या निकलेगा पानी, तो पानी का विलोम क्या होता है आग। तो ऐसे मतलब जोड़ने के लिए याद कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो अनल वाला, अनल मतलब नल है, नल से पानी निकलेगा तो उल्टा क्या होगा आग होगा, अनल आग, ठीक है। और अनिल मतलब होता है, अनिल मतलब हवा, नीली हवा याद कर लो जैसे भी, ठीक है, नीली वायु चाहिए को नीली हवा, ठीक है। अब अभिराम और अविराम, ये तो सिंपल चीज़ है। अभिराम मतलब सुंदर होता है, अभिराम मतलब सुंदर, ठीक है। और अविराम मतलब लगातार, बिना रुके बिना थके लगातार, अविराम लगातार। अभिराम मतलब सुंदर होता है, ठीक है। अभिराम आएंगे, ठीक है, तो सुंदर होगा, अच्छी बात है। अविराम आएंगे तो सुंदर होगा। अविराम मतलब लगातार, विराम मतलब रुकना होता है। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है इच्छा, अपेक्षा मतलब इच्छा। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब हो जाता है निरादर करना। ये तो अच्छा वर्ड है, उपेक्षा निरादर करना, है ना, तिरस्कार करना, निरादर करना, उपेक्षा। अपेक्षा मतलब इच्छा होता है, अपेक्षा मतलब इच्छा होता है, ठीक है। फिर अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब होता है सहारा, ठीक है। अवलंब मतलब क्या हो जाता है सहारा, अवलंब सहारा। और अविलंब मतलब जल्दी दे, है ना, अविलंब देरी नहीं करना, अविलंब मतलब शीघ्र, जल्दी, शीघ्र, अविलंब शीघ्र। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा, ठीक है। अवलंब मतलब सहारा, ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं है, अविलंब और अवलंब बहुत अंतर है, तो बन जाएगा ये। अवलंब मतलब सहारा होता है, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट आ जाएगा अतुल। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, तुल से तुलना होता है, अतुल है मतलब जिसकी तुलना ना हो सके। और इधर है अतल, अतल मतलब हो जाएगा तलहीन, नाम से स्पष्ट है, अतल मतलब तलहीन। और अतुल है मतलब तुलना ना हो सके, है ना। अचर, अचर मतलब ना चलने वाला, अचर मतलब ना चलने वाला। और अनुचर मतलब दास, नौकर। अनुचर मतलब दास होता है, नौकर होता है ना भाई, अनुचर पीछे चलने वाला है, दास हो गया। अशक्त, जिसमें सलजम का सा है, अशक्त, शक्कर का सा बोलो, शक्कर का सा है, वो वाला क्या, अशक्त मतलब असमर्थ, ठीक है। जनरली देखो शक्ति कैसे लिखते हो, शक्ति लिखते हो ना, ताकत वाला शक्ति, तो वो शक्कर का सा यूज़ करते हो ना, तो वही शक्कर का सा यहाँ यूज़ करें, मतलब शक्ति की बात करें। अशक्त मतलब जिसमें शक्ति नहीं है ना भाई, असमर्थ है, शक्तिहीन है, देखो शक्तिहीन लिखा है यहाँ पर। अब इधर क्या है अशक्त है, ये सरौता का सा वाला अशक्त है, इसमें होता है विरक्त, क्या होता है विरक्त, ठीक है, असक्त, ठीक है, मतलब विरक्त। एक होता है आसक्त, आसक्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम वासना या फिर किसी प्रकार की वासना में लिप्त है, उसे बोलते हैं आसक्त है, उस पर जुड़ गया है, एकदम हट नहीं पा रहा है, आसक्त है। और असक्त मतलब विरक्त, ऐसा व्यक्ति जिसको इन सबसे कोई मतलब नहीं, सबसे ऊपर उठ चुका है, वो होता है विरक्त, अशक्त। फिर अगम और आगम देखते हैं। अगम मतलब हो जाएगा दुर्गम, अगम मतलब दुर्लभ, ऐसा चीज़ जो दुर्लभ हो उसे अगम बोल देते हैं, अगम हो गए ये तो रहना, ठीक है, दुर्लभ। आगम मतलब शास्त्र, आगम मतलब क्या होता है शास्त्र, ठीक है, आगम यानी शास्त्र। हमारे पास आगम मतलब गम कब आता है जी, आगम, गम कब आता है जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, समझ नहीं आता तो गम आता है, आगम कब पढ़ता है सब शास्त्र पढ़ने से। अब अगम मतलब तो दुर्लभ होता है, सिंपल। अभय, अभय मतलब हो जाएगा निर्भय, अभय निर्भय, ठीक है, अभय निर्भय, जो डरता नहीं है वो है अभय निर्भय, ठीक है। और एक है उभय, उभय मतलब दोनों, उभय मतलब दोनों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आप लोग पढ़ते नहीं हैं 10वीं में पढ़ोगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालो, मतलब उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब दोनों, ठीक है। अभय मतलब हो जाएगा निर्भय, ये हो गया। अब इसका फिर नेक्स्ट चलते हैं अब्ज। देखो अब्ज जहाँ ज आता है वहाँ पर कमल का वर्ड जनरली यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है। जलज, अब्ज, और एक और अभी क्या पढ़ा था जब अम्बुज, सब जब वाला कमल ही रहता है, ठीक है। और अब्द, अब्द मतलब होता है बादल, अब्द मतलब बादल, जहाँ द आता है जनरली वो पानी हो रहता है, ठीक है। तो अब्द मतलब बादल है यहाँ पर, अब्ज और अब्द, ठीक है। ये देखो बादल में द भी है तो बादल से द याद रखना, ऐसे द से द, अब्ज में कमल, ज वाला कमल रहता है। अथक यानी बिना थके हुए, और अकथ मतलब जिसे कहा नहीं जा सके, ये तो बहुत अंतर है दोनों में, बन जाएगा, और नाम से बन रहा है। अथक मतलब बिना थके हुए, अकथ मतलब जो कहा नहीं जाए, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ना, और अध्यापन मतलब पढ़ाना, तो सिंपल चीज़ है अध्ययन अध्यापन। अरि मतलब शत्रु होता है, और अरि मतलब नारी, ठीक है, संबोधन है स्त्री के लिए यूज़ करते हैं अरि। अरि कहाँ जा रही है, अरि कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं बोलते, अरि कहाँ जा रही है, अरि, ठीक है। अरि, बड़ी अरि है तो कहाँ है वहाँ पर नारी है, देखो नारी में क्या होता है बड़ी री होता है कि नहीं, तो भाई बड़ी अरि वाला जो है वो नारी के लिए है, सिंपल बात। और छोटा री जो है अरि, अरि तो ये शत्रु के लिए। हम लोग जनरली जो मंडल सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें अरि वर्ड वार यूज होता है, छोटा री वाला है, ठीक है, छोटा री, ठीक।
अगर शत्रु का पर्यायवाची बोलो तो रिपु होता है एक, अगर आप लोग पढ़े होगे तो रिपु मतलब शत्रु होता है। तो रिपु में छोटा री यूज़ किया जाता है शत्रु के लिए, तो छोटा है, शत्रु छोटा है, ऐसे याद कर लो ज़्यादा। तो अगर नहीं आता पर्यायवाची तो शत्रु हमारे सामने छोटा होता है तो छोटा री लगाएंगे। और नारी, नारी में तो बड़ा री पहले से लगा हुआ है, तो कैसे कर दोगे? नारी में बड़ा री है तो अई, बड़े री रहता है। ठीक, तो ये अरी और अरी में समझ गए अंतर? छोटा लगेगा शत्रु के लिए और बड़ा लगेगा नारी के लिए, क्योंकि उसमें नारी लगा है ना, बड़ा। ठीक, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जानने वाला। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब अनजान, अनजान। ठीक है, अन जो है विप्रोध बना देता है, विलोम बना देता है, अनभिज्ञ ना अनजान। अक्ष मतलब धुरी, अक्ष मतलब क्या हो जाएगा? धुरी। अक्ष में घूमने वाला, पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, पर धुरी में घूमती है अक्ष। और यक्ष एक देव योनि है, यक्ष, यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर आप सुने होंगे, एक देव योनि। अब यहाँ पर आता है अली और अली, फिर यहाँ पर आ गई। तो मैंने भी आपको क्या बताया था? अली, छोटा अली है यहाँ पर, और इधर क्या है? बड़ा अली है, बड़ा अली है। तो अभी मैंने बताया था नारी जो होती है बड़ा मात्रा वाला होता है, नारी बड़ा री है इसमें, तो बड़ा वाला जो ली है वो स्त्री के लिए होगा, सखी के लिए होगा। किसके लिए? सखी के लिए। सखी में भी बड़ा की है ना, अली मतलब सखी हो जाएगा। बड़ा वाले में क्या हो जाएगा? सखी। और छोटा वाला अली है तो वहाँ पर होता है भौरा। क्या होता है जी? भौरा। अब मुझे बताओ, भौरा देखे हो? देखे हो कि नहीं? कितना बड़ा रहता है? छोटू सा रहता है, तो छोटा ली लगाओ ना, क्यों बड़ा ली लगाओगे? हाथी जितना बड़ा रहता है तो बड़ा लगाते हैं। भौरा देखो, सोचो हाथी जितना बड़ा होगा बड़ा लगाऊंगा। ठीक है, ये सब सोचो तब याद रहेगा। छोटा ली क्या है? भौरा छोटा सा है, छोटा ली लगाओगे। और बड़ा है तो क्या है? नारी, यानी कि सखी वाले में लगाना है। अली मतलब सखी। ठीक है, अब अवधि, अवधि मतलब हो जाएगा समय। और अवधि, बड़ा धी है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अवध की भाषा, अवध की भाषा। और अवधि मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको तो आप लोग जानते हो। अवधि छोटा धी वाला समय आता है और बड़ा धी वाला है वो क्या जाता है? अवध की भाषा। अब आ वाले देखते हैं। आ वाले में पहला है आदि। आदि मतलब होता है आरंभ करना, आदि मतलब आरंभ। छोटा दी है वहाँ पर आरंभ, और बड़ा दी है आदि। आदि मतलब हो जाएगा अब आदक, अभ्यस्त या अदरक, अभ्यस्त। क्या लिख देंगे? अभ्यस्त। ठीक है, आदि। बड़ा दी वाला क्या है भाई? अभ्यस्त के लिए है। और छोटा दी वाला क्या के लिए है? आरंभ के लिए है, आरंभ के लिए। ठीक है, तो आदमी जब प्रारंभ करता है कोई भी काम तो छोटा रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हो, बचपन से स्टार्ट किए हो पढ़ना छोटे से ना, तो आदि छोटा वाला क्या है? आरंभ करने के लिए। आदि छोटा आरंभ, आरंभ करते हैं छोटे से। अब बड़ा दी मतलब क्या होता है? जब अभ्यास करके बड़ा, अभ्यास करते करते आप लोग क्या होते हैं? बड़ा बन जाते हो। तो अभ्यस्त वाला में किसको लगाना? बड़ा दी को लगाना है। ठीक है, आदि मतलब हो जाएगा एक आरंभ, आरंभ करें छोटा रहेगा। एक आदि मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यास कर लिया मतलब बड़ा हो गया, बड़ा दी करना पड़ेगा। ठीक है, आदि आदि। ठीक, आरती छोटा ती है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आरती बड़ा ती है। तो जो हम लोग आरती करते हैं पूजा पाठ, उसमें बड़ा देखो। पूजा पाठ भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं बताओ मेरे को? भगवान बहुत बड़े हैं, तो उसमें हमको बड़ा टी लगाना पड़ेगा। ऐसे करके याद करता हूँ जी मैं इसको, तब याद रहता है मेरे को। आरती, आरती मतलब क्या भाई? भगवान बहुत बड़े हैं तो मुझे बड़ा ती लगाना पड़ेगा। नहीं, जो आरती हम लोग करते हैं भगवान के लिए वो बड़ा ती वाला है। ठीक है, धूप दिया, धूप दिखाना, ये सब चीज़। और छोटा ती आरती, तो आरती मतलब दुख, आरती मतलब क्या हो जाएगा? दुख। ठीक है, तो सीधी बात है, दुख और भगवान की तुलना करो। दुख छोटा, भगवान बड़ा है, तो भगवान बड़ा है तो उसमें लगा दो बड़ा, और दुख छोटा है तो उसमें लगा दो छोटा ती, आरती। अब कन्फ्यूजन होगा कभी कि कौन सा ती में बड़ा लगाना है, भगवान की इसमें वाला है, नहीं होगा। ठीक है, आरती मतलब एक विरक्ति भी होती है, इसमें भी विरक्ति में छोटा वी लगा है तो यहाँ से भी ती लगा सकते हो, छोटा ती। और दुख तो छोटा होता ही है तो आरती छोटा होता है। ठीक, एक अराती मिलेगा आपको आगे, इसमें अभी नहीं दिया है लेकिन नीचे होगा अराती, उसको बताऊँगा। ठीक है, अभी तो आरती, छोटा ती, बड़ा ती, यही देखो बस। अब चलते हैं नेक्स्ट, आवास। आवास मतलब होता है वास स्थान। आवास तो योजना सबकी निकलती है, सिंपल चीज़ है। आवास मतलब वास स्थान, निवास भी लिख सकते हैं, आवास, निवास, वास स्थान। आभास मतलब झलक, आभास मतलब झलक। मोला आभास होगी रिस्तोल, मतलब मोला झलक मिल गई रिस्तोल ऐसे। ठीक है, अब आवास मतलब वास स्थान, आभास मतलब झलक। ठीक, अब आकर, आकर मतलब होता है खान। आकर मतलब क्या होता है भाई? खान, जो खदान होता है ना उसे बोलते हैं आकर। और आकार मतलब हो जाएगा रूप, मूर्त, आकार। ठीक है, भगवान का आकार, निराकार, ये सब। नहीं, आकार मतलब रूप है, आकार तो जानते हो, रूप। आकर को मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो देखो सीधी सी बात है, आकर मतलब खान होता है। अब वो कैसे याद करोगे? देखो देखो, आकर जो होता है ना, ऐसा कर लेते हैं इसको, खान या खदान से क्या मिलता है सरकार को? आयकर मिलता है कि नहीं?
बताओ मेरे को, आयकर मिलता है कि नहीं खानांतरण से? या को काट दो, आकर हो गया। आकर मतलब क्या हो जाएगा? खान। आकर मतलब क्या हो जाएगा? खान। ठीक है, आकर खान। आकार मतलब रूपरेखा होता है, ये तो याद ही होगा आप लोग को, रूप। नेक्स्ट चलते हैं आभरण। आभरण मतलब गहना। आमरण मतलब होता है मरण तक। नाम तो स्पष्ट है, आमरण, नहीं मरण तक, मरने तक आभरण हो जाएगा। आजीवन मतलब जीवन भर। ठीक है, तो आमरण मतलब मरने तक। अब एक है आभरण। देखो आदमी, मुझे बताओ गहना को क्या करने के लिए लेता है? भरने के लिए लेता है। गहना भरते रहो भरते रहो, भरण करते रहो बस। आभरण, आभरण, आभरण मतलब गहना। क्या होता है जी? गहना। गहना क्यों लेते हो जी? भाई अपने गले में भरने के लिए, हाथ में भरने के लिए, और क्या करने लेते हो? तो आभरण आया, सॉरी आभरण, आभरण मतलब गहना। ठीक, आभरण मतलब क्या हो जाएगा? गहना। और आमरण मतलब मरण तक, जीवन मतलब मरने तक। ठीक, गहना को भरते हैं ऐसे हाथों को। आयत, आयत मतलब हो जाएगा समकोण या चतुर्भुज। आयत मतलब क्या हो जाएगा? समकोण या चतुर्भुज। आयत 10वीं बारी में पढ़ते होगे आयत। और आयात मतलब सामान लाना, बाहर से सामान आना, बाहर से आना, आयात। सिंपल है, आयत आयात, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है आर्त। आर्त मतलब हो जाएगा दुखी। आर्त मतलब क्या हो जाएगा? दुखी। और एक है आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है गीला। ठीक है, आर्द्र मतलब क्या हो जाएगा? गीला। एक होता है शुष्क। शुष्क मतलब सूखा। ठीक है, आर्द्र मतलब क्या हो जाएगा? गीला। आर्द्र भूमि बोलते हैं नहीं, आर्द्र गीला। और आर्त, आर्त मतलब क्या है? दुखी। आर्त मतलब दुखी। ठीक है, ता वाला दुखी। तो आगे को कल करेंगे कंटिन्यू। कल मैं थोड़ा ज़्यादा खींचूंगा, दोपहर को ट्राई करूँगा खींचने का इसको, कल की छुट्टी भी है। और बाकी देखते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट है ना।